अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यानरी, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के थ्रू जो भी टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, साथ साथ उनकी वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं, ताकि आप लोग एक तो अपने स्कोर को चेक कर लें और दूसरा आप अपने क्वेश्चंस को देख लें कि आपने उनको सही तरह से सेंस किया था या नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचडी का पेपर जो मर्दान डिवीजन के लिए कंडक्ट हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सारे पेपर हैं ये लोअर लेवल के हैं। पीएसटी, सीटी, डीएम, पीईटी ये प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए टेस्ट हैं। अब इसके बाद रिक्रूटमेंट होने जा रही है एसएसटीज की। 4 तरह की सीटें होंगी: एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी फिजिक्स मैथ और एसएसटी आईटी। इनकी सिलेक्शन का प्रोसेस जल्द ही शुरू होने जा रहा है और इसमें भी चूंकि टाइम फ्रेम अगर हम पिछला देखें तो बहुत सारे डिविजन्स को प्रॉपर टाइम नहीं मिला था तैयारी का, तो यहाँ पर भी टाइम कम होगा। तो जिन कैंडिडेट्स ने भी इसकी तैयारी करनी है वो आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि अगर अभी से तैयारी करेंगे तो इन टाइम अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकेंगे। उसमें सिलेबस भी थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एसएसटी की तैयारी के सिलसिले में नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। लेक्चर को डिस्कस करने का आगाज करते हैं पेपर को। तो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। उर्दू में कहें तो मुकन्नना, इंतजामिया और अदलिया। इंग्लिश में है लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जेक्टिव्स। अब इसमें कौन सा कंपोनेंट है जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है? तो मिलिट्री जो है ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, ये एक अदारा है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन आर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतें कब बनती हैं? जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं तो हम उसमें सिलेक्ट करते हैं एमपीएस को, जो कि सूबाई हुकूमतें बनाते हैं, और एमएनएस को सिलेक्ट करते हैं जो कि वफाकी हुकूमत बनाते हैं। व्हाट स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन उर्दू दैट हिंदूज डिसलाइक। अब सुनने की हद तक जो हिंदी और उर्दू जुबान है ये काफी हम आहंग है, काफी मिलती जुलती हैं, लेकिन लिखने के एतबार से जो उर्दू और हिंदी है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। जो हिंदी है इसके लिखने का एक पुराना अंदाज है, देवनागरी रस्मुल खत है, बहुत मशहूर है, उसमें हिंदी लिखी जाती थी। लेकिन जो उर्दू है ये लिखी जाती थी पर्शियन और अरेबिक में। तो हिंदू इस बात को डिसलाइक करते थे कि ये हमारे ओरिजिन के साथ रिलेट नहीं करती। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रुप दैट सपोर्टेड अयूब खान। अयूब खान ने अपनी गवर्नमेंट को कानूनी शक्ल देने के लिए मुस्लिम लीग को तोड़ा, तो मुस्लिम लीग की 2 आगे ब्रांचेस बन गई। एक कन्वेंशनल मुस्लिम लीग बन गई और एक कौंसल मुस्लिम लीग बन गई। कन्वेंशन मुस्लिम लीग में चौधरी खलीकुज़्ज़मान थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी उसी में शामिल थे। तो इन्होंने हर उस बात को कानूनी करार दिया जो कि अयूब खान ने कही, और अयूब खान को कानूनी तौर पर सदर बनाने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। जबकि जो इसकी मुखालिफ टीम थी या मुखालिफ ग्रुप आप कह लें तो वो कौंसल मुस्लिम लीग थी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा कन्वेंशन मुस्लिम लीग। Which superpowers interfered in East Pakistan during its internal political crisis? अब आपके जहन में ये आएगा कि मशरकी पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल क्राइसिस हुए थे तो इंटरफेयर इंडिया ने किया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सुपर पावर्स का हो रहा है और इंडिया तो अभी तक सुपर पावर नहीं है। तो सोवियत यूनियन तब होती थी, रशिया नहीं बना था अभी। तो सोवियत यूनियन और अमेरिका ये 2 सुपर पावर्स थी जिन्होंने इंटरफेयर किया था ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस में। When did Pakistan officially accept बांग्लादेश? पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया फरवरी 1974 में, जब पाकिस्तान में भी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी वो प्रॉपरली एस्टैब्लिश हो चुकी थी। What is the key characteristic of थर्ड पर्सन नैरेटिव? थर्ड पर्सन के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो ही, शी और दे हैं। तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये यहाँ पे राइट आंसर है। Which punctuation is used in the name brother in law? तो ये ब्रदर इन लॉ में ब्रदर और इन के दरमियान और इन और ला के दरमियान ये पंक्चुएशन यूज की गई है, तो इसे हम हाइफन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन डे आफ्टर टुमारो। तो इस सेंटेंस का एक इसकी रिप्लेसमेंट में कौन सा सेंटेंस हो सकता है? तो इसकी रिप्लेसमेंट में सेंटेंस होगा इट मे रेन डे आफ्टर टुमारो। अच्छा,
अब चूंकि यहां पर हम कह रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसलिए हम ये मे यूज करेंगे, हम मस्ट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि मस्ट का तो मतलब है कि ये लाजमी तौर पर ये काम होगा, सर्टेनिटी है उसमें, विल और जो है ये फ्यूचर के लिए है, जबकि शुड यहाँ पे वैसे भी सूट नहीं कर रहा। नेक्स्ट है द टीम हैज हैड इनफ प्रैक्टिस। यहाँ पर आपको दो हेल्पिंग वर्ब्स मालूम पड़ेंगे, हैज भी और हैड भी, लेकिन हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए है और हैड जो है वो यहाँ पे वर्ब है। ये आपके पास सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का। द टीम हैज हैड इनफ प्रैक्टिस, जो टीम थी उसने काफी प्रैक्टिस कर ली थी, तो इसमें हमने एडजेक्टिव ढूंढना है। तो इनफ जो है ये हमारे पास जहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि ये प्रैक्टिस को इलेबोरेट कर रहा है या उसको एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है द ट्रेन डैश गोन बिफोर द पैसेंजर्स केम। तो इस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, क्योंकि हम इसे जिस सेकंड सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये जो पहला पार्ट है ये आपके पास पास्ट परफेक्ट में आएगा। द बोर्ड हैज इंटरव्यूड मैनी कैंडिडेट्स, और यहां पर खाली जगह छोड़ी गई है तो हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे द बोर्ड हैज इंटरव्यूड मैनी कैंडिडेट्स, ये सेंटेंस आपके पास बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने टाइम फ्रेम नहीं देना होता, तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ सो फार आएगा। ये यस्टरडे, ये आप उस टाइम बता रहे हैं, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में होता तो फिर इस सूरत में यहाँ पर यस्टरडे आ सकता था। तो ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में है, द बोर्ड हैज इंटरव्यूड मैनी कैंडिडेट्स, तो इसके साथ सो फार आएगा। डिड यू सी एनी पर्सन कम ऑन दिस रोड, तो यहाँ पे पर्सन के साथ एनी लिखा है, ये किस तरह का एडजेक्टिव है? ये इंडेफिनिट है, क्योंकि ये किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यहां से मैथमेटिक्स शुरू हो रही है। फ्रैक्शंस प्रॉपर और इम्प्रॉपर होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास वो होती है जिसमें न्यूमिनेटर स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर जो है वो लार्जर हो, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में बाकी आ जाती हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास न्यूमिनेटर बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। लीटर, ये जो आप लीटर यूज करते हैं यूनिट, ये किसका स्टैंडर्ड यूनिट है? ये कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट है। नेक्स्ट है द पाई ग्राफ शोज द सेल ऑफ 4320 बुक्स इन अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 6 वीक्स। द बुक्स सोल्ड इन 4th वीक आर रिप्रेजेंटेड बाय 40 डिग्री। हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन द 4th वीक? अच्छा, अब चूंकि आप पाई ग्राफ बना रहे हैं, तो पाई ग्राफ में टोटल जो यूनिट्स होते हैं वो 360 यूनिट्स होते हैं। तो अब एक पाई ग्राफ को टोटल 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब 4th वीक की जो सेल है वो 42 यूनिट्स में है, तो हमने ये देखना है कि कितनी बुक्स हैं जो 4th वीक में सेल हुई हैं। तो असल में ये 42 आउट ऑफ 360 बुक्स सेल हुई हैं। अगर आपको टोटल बुक्स पता है तो आप 4th वीक की बुक्स मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको 4320 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं कर लें, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 6 आर 36, 7 6 आर 42, और ये आपके पास हो जाएगा। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और 6 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 504 बुक्स। यानी कि फर्दर आपने इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी पॉलीगॉन के अंदर जो टोटल इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो कितने हैं, तो आप उसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2। यहां पर n-2 आपके पास आएगा 8 - 2, ये 6 आएगा, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री से। जब आप इसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6 × 180, तो ये 1080 डिग्री। तो अगर आपके पास एक ऑक्टागोन है, 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, तो उसके पास टोटल जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो 1080 डिग्री होंगे। अब आप मालूम करना चाहते हैं एक इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने टोटल एंगल्स को डिवाइड कर देना होता है टोटल साइड्स से।
तो जब आप 1080 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। सो दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि इफ 14 men can paint a masjid in 12 hours, in how many hours can 8 men paint the same masjid? तो आप यहां पर लिख लें men, यहां पर आप लिख लें टाइम। तो 14 men है, टाइम लग रहा है 12 hours। अगर 8 men होंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो ये पहले हमने ये देखना है कि ये रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है या फिर इनवर्स रिलेशन है। तो उसके लिए आप इनको रिलेट करके देख लें कि अगर ज्यादा आदमी पेंट करेंगे तो थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़े आदमी पेंट करेंगे तो ज्यादा टाइम लेंगे। तो ये इनवर्स रिलेशन है, तो आप इनवर्स रिलेशन को इनवर्स एरोज से शो करेंगे। अब आप इनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख लें, एरोज की डायरेक्शन में। तो इसको लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 12 इट इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 8। अब इससे आगे आपने इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं कि x को एक साइड पे रहने देते हैं, 12 को भी दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो जाएगा 2 4s are 8, 3 4s are 12 एंड 2 7s are 14। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21 आवर्स। ये आपका राइट आंसर है। तो आपने इसको टिक करना है 21 आवर्स को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। उसके लिए आप इनकी उसे क्या कहते हैं, आप इसके हासिल ज़रब देख लें। तो फैक्टराइजेशन करके देख लें। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। तो जो 289 है ये तो जल्दी किसी से डिवाइड होता नहीं है, ये पहली बार जाके डायरेक्टली डिवाइड होगा 17 से। तो 17 17s आर 289, तो ये आपके पास 17 का परफेक्ट स्क्वायर है। 625 को अगर आप करना शुरू करें तो ये आपसे 2 से भी डिवाइड नहीं होना, 3 से भी नहीं होना, ये पहले होगा 5 से डिवाइड। तो अगर आप इसे 5 से करेंगे 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे ये 1 आ जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास असल में बन गया 25 का स्क्वायर। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 441 को अगर आप करना शुरू करें तो उसको भी चेक कर लेते हैं। 441 ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। तो 3 1s are 3 14, 3 4s are 12 एंड 3 7s are 21। फिर हम इसे 3 से करके देखते हैं। 3 4s are 12, 3 9s are 27, फिर 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, तो ये असल में हो गया 21 का स्क्वायर। तो पहले तीनों ही आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हैं, और जो फोर्थ वन है ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे करके देखना चाहें तो करके देख भी सकते हैं। समटाइम क्या होता है कि चारों ऑप्शन ही ठीक नहीं होते, तो उस सूरत में फिर आप किसी भी एक पे टिक कर देते हैं। तो ये 325 को हम चेक कर लेते हैं। ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। 5 से करके देखते हैं तो 5 6 are 30 एंड 5 5s are 25। फिर ये 5 से हो जाएगा, 5 13s are, और फिर ये 13 से होगा। अब ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 पर स्क्वायर नहीं आया, तो ये हमारा राइट आंसर है। विच ऑफ दीज हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, मतलब जो जीरो नहीं होते वो सिग्निफिकेंट ही होते हैं। फिर ऐसे जीरो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाए, नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर आपके पास जो लीडिंग जीरो होते हैं, ऐसे जीरो जो शुरू में हो, किसी भी नंबर के शुरू में हो, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। और ऐसे जीरो जो किसी होल नंबर के एंड पर हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन जो डेसिमल वाले के एंड पे हो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसके पास सिग्निफिकेंट नंबर्स की तादाद है 5। हमारा राइट आंसर भी यही है। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है 3, क्योंकि इसका जो ट्रेलिंग जीरो है ये हमने काउंट नहीं करना। इसके भी हमने ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं करने, इसके पास भी 3 है। और इसके लीडिंग जीरो काउंट नहीं करने, इसके पास भी 3 है।
तो हमारा राइट आंसर है ए। इसके लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, और जिस तरह हम अपनी वीडियोस में गाइड करते हैं वन पेपर की तैयारी के दौरान कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स से शुरू करके एडवांस मैथमेटिक्स तक सब कवर करना जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटी क्लासेस के लेवल पे ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप डायरेक्टली बड़ी क्लासेस की बुक्स कर लेंगे, मैथमेटिक्स कर लेंगे, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट तो कम से कम नहीं मिलेगा। The markup on 8,000 for 5 years at the rate of 7% per annum is, अच्छा 7% के हिसाब से मार्कअप लग रहा है हर साल, तो हमने 5 साल के लिए चेक करना है, तो 1 साल के लिए चेक कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 साल के लिए है 7% ऑफ 8,000, जितने पैसे लिए हैं उसी पर मार्कअप लगना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 8,000। आप 80 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 560। इतना मार्कअप हर साल लगना है, तो 5 साल का मार्कअप कितना बनेगा, 560 मल्टीप्लाई 5, द आंसर विल बी 2800। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹1500 एंड सेलिंग प्राइस इज 2550। अच्छा, अब आपने यहाँ पे प्रॉफिट को परसेंटेज में चेक करना है। पहले तो आप इसका प्रॉफिट निकाल लें। प्रॉफिट निकालने के लिए आप सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, तो ये आपने 2550 में से 1500 माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा 1050। अब ये आपके पास प्रॉफिट आ गया है। प्रॉफिट की अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास हो जाएगा 15 को अगर आप इससे करना चाहें तो 15 7 105 होता है और साथ ये 0 है तो ये 70 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द सेट L जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है x y z। तो अगर हमने ये मालूम करना हो कि सबसेट बन कितने सकते हैं, तो किसी भी सेट के सबसेट बन सकते हैं 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो इसके टोटल 8 सबसेट बन सकते हैं। अब हमने चेक करना है कितने प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं। प्रॉपर सबसेट्स का फार्मूला ये होता है कि टोटल सबसेट्स माइनस 1, क्योंकि जो आपके पास आखिरी सबसेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स आपने लिखने होते हैं वो प्रॉपर सबसेट्स में नहीं आता, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है 7। नेक्स्ट अलजेब्रा का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है। x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे इस तरह लिख लेते हैं। तो पहले आप एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2s are 6, 2 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना x माइनस 8 से, प्लस 2 3s are 6, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना x माइनस 3 से, एंड इट इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 2x माइनस 16 प्लस 3x माइनस 9 और डिवाइडेड बाय 6 एंड इट इज इक्वल टू 0। 6 को आप इधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x माइनस 16 और माइनस 9 25, 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 6 को इधर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही आ गया। अब माइनस 25 को उधर ले जाएं, ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 25, 5 को उधर जाके डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 5। सो 5 इज आवर राइट आंसर। ये सॉल्यूशन सेट है, हमने इसको सेट की फॉर्म में लिखना था। नेक्स्ट है द अनकॉन्शियस सोर्स ऑफ डिजायर्स एंड मोटिव्स ऑपरेटिंग ऑन द प्लेयर प्रिंसिपल इज नोन एज। सेगमेंट फ्राइड की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे वो सोर्स ऑफ डिजायर जो कि अनकॉन्शियस पे बेस करता है और प्लेयर प्रिंसिपल को फॉलो करता है उसको हम इड कहते हैं। इसके मुकाबले में जो रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है उसे हम ईगो कहते हैं। तो इड जो है ये एग्जिस्ट कर रहा होता है बचपन से ही, यानी कि सिंस बर्थ, तो उस वक्त अनकॉन्शियस भी काम कर रहा होता है और प्लेयर प्रिंसिपल भी सिंस बर्थ काम कर रहा होता है। छोटा बच्चा अपनी पैदाइश से ही इस बात का ख्याल रखता है कि उसके इर्द गिर्द के लोग किस बात पर खुश होते हैं और किस बात पर खामोश होते हैं। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट गिवन फर्स्ट फॉर मेकिंग साउंड्स देन कंबाइनिंग साउंड्स एंड लेटर यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन एज वर्ड्स इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट अकर्स इन। अब किस तरह की लर्निंग होती है जिसमें साउंड्स बनाना, फिर उनको कंबाइन करना और बाद में अल्फाज बनाना सीखना।
तो ये किस तरह की लर्निंग होती है, इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेटिफिकेशन जो होती है वो साथ साथ ही मिल रही होती है। उसके मुकाबले में जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है ये हमेशा किसी ना किसी स्टिमुलाई के साथ रिलेट कर रही होती है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है ये रिवार्ड के साथ रिलेट करती है। तो बच्चे की जब एक बच्चा बिल्कुल पहली बार आवाजें निकालना सीखता है या अल्फाज बनाना सीखता है, तो उसे पेरेंट्स की तरफ से एप्रिसिएशन मिल रही होती है और उसके जरिए सीख रहा होता है, उसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम देते हैं। A philosophy that emphasizes human resource development and promotes effective educational techniques to rebuild society is known as, तो इसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शनिज्म, यानी कि प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर काम करके सोसाइटी को पहले से बेहतर बनाना। A condition involving significantly sub-average intellectual functioning along with deficits in adaptive behavior shown during the developmental period is known as, डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान अगर कोई पर्सन एवरेज से बिलो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग शो करे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें जो आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल फंक्शन होता है या आईक्यू होता है वो सब एवरेज नहीं होता, एवरेज होता है, लेकिन उसमें किसी एक आध चीज में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ को पढ़ने में और कुछ को चीजों को एनालाइज करने में, लेकिन यहाँ पर सब एवरेज अगर आईक्यू की हम बात कर रहे हैं तो ये मेंटल रिटार्डेशन में आ जाएगा। अ फंक्शन ऑफ स्पेशल सीमेंट अ काइंड ऑफ सोशल सीमेंट made up of habits, ideas, attitudes, beliefs and thinking patterns of a particular group is known as, तो इसे हम कल्चर कहते हैं कि एक सोसाइटी में अगर ये सारी चीजें मिला दी जाए तो इसे हम कल्चर कहते हैं। इसके मुकाबले में जो सोसाइटी और कम्युनिटी होती है ये लोगों का मजमुआ होता है, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का जो मजमुआ है या आइडियाज और बिलीफ्स का जो मजमुआ होता है इसको हम कल्चर कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन विद पीयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सुपरवाइजर्स, स्टाफ, मेंटोर, टीचर्स एंड पेरेंट्स इज रेफर्ड एज, तो इस तरह के कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन को हम कोलैबोरेशन कहते हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये टीचिंग की सबसे एडवांस टाइप्स में से एक है। अ टीचिंग मेथड हेल्पफुल फॉर लिस्टिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, आइडेंटिफाइंग इमर्जिंग इश्यूज और जनरेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम असाइन्ड रीडिंग्स इज कॉल्ड, इसको हम डिस्कशन मेथड्स कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को पॉइंट आउट करने के बाद एनालाइज करें और फिर उसमें क्वेश्चन जनरेट करें और उसको डिस्कस करें तो उसको डिस्कशन मेथड कहते हैं। चूज द करेक्ट कंट्रैक्शन फॉर शी इज, यानी कि आप शी इज को अलग अलग लिखने की बजाय इकट्ठा लिखना चाहेंगे तो इकट्ठा लिखने का तरीकेकार ये होगा। सिलेक्ट द अनकाउंटेबल नाउन, कौन सा नाउन है जिसे आप काउंट नहीं कर पाएंगे? चेयर्स, पेंसिल्स, बॉल ये काउंट हो सकते हैं। रेन को आप मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, तो ये आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है। द प्लूरल ऑफ काव, काव के जो प्लूरल है दैट इज काव्स, क्योंकि जो एफ है ये रिप्लेस हो जाएगा वीईएस से। तो यहां पर पीएसटी मर्दान के पेपर के जितने अवेलेबल एमसीक्यूज थे वो सब हमने आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिए। उम्मीद है आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। मैं अगेन बताता चलूं कि एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।